सारे मशरूफ है यहाँ दूसरों की कहानियां जानने में। इतनी शिद्दत से खुद को अगर पढ़ते तो खुदा हो जाते। वाओ! कहानी के बारे में जितने आप कोट सर्च करेंगे एक से बढ़कर एक मिलेंगे। मतलब कभी कभी लगता है कि ये जो कहानियां लिखते हैं कितने कमाल के लोग होते हैं ना, कितनी अमेजिंग टेक्निक्स होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ कहानियां तो हमें इतनी इंटरेस्टिंग लगती है जबकि कुछ शेल्फ पर ही पड़ी रह जाती हैं। अच्छे राइटर्स पैदा होते हैं या फिर यूं ही बन जाते हैं? एक दमदार स्टोरी लिखने का और साइंस का भला आपस में क्या रिश्ता है? ये सारे सवाल जो आपके माइंड में है, ये समरी आपको उन सब का जवाब देने की कोशिश करेगी। इस समरी का नाम है वायर्ड फॉर स्टोरी, द राइटर्स गाइड टू यूजिंग ब्रेन साइंस टू हुक रीडर्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, जिसे लिखा है लीजा क्रोन ने। इस समरी की अगर बात करें तो लीजा क्रोन अपने कई सारे क्लाइंट्स को खास तौर पर राइटिंग की ट्रेनिंग देती है। इस समरी में आपको वो सब मिलेगा जो लीजा को लगता है कि एक सक्सेसफुल राइटिंग का सीक्रेट है। रीडर्स किस चीज पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, ये एक्सप्लेन करने के लिए लीजा ब्रेन साइंस पर फोकस करती हैं। एक अच्छा फिक्शनल लिखने का पहला कदम है कि आप पहले ये समझने की कोशिश करें कि रीडर्स क्या सोचते हैं। अपने रीडर्स को पहले पेज से ही बांधे कैसे रखा जाए कि वो पूरी किताब पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। कैसे अपनी स्टोरी में इंटरेस्टिंग डिटेल्स डाली जाए, कैसे शो एंड डोंट टेल का प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए, ये सब आप इस समरी में जानेंगे। ये समरी आपको सिखाएगी कि अगर सही तरीके से लिखने का तरीका पता हो तो आपके लिए राइटिंग और भी आसान बन सकती है। तो आइए आधा घंटा इन्वेस्ट कीजिए इस समरी पर और कैसे अच्छी कहानियां लिखी जाती है उस जर्नी को जानते हैं। पहला लेसन है हाउ टू हुक द रीडर। क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन एक बार में करीब 11 मिलियन तरह की इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है। अब क्योंकि ये नंबर काफी बड़ा है तो ब्रेन इस सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ पूरे का पूरा प्रोसेस नहीं कर पाता। इसलिए कॉन्शियस माइंड सेव करने के लिए करीब 40 फैक्ट्स तक चूज करता है और उन 40 में से भी सारे फैक्ट्स हमें याद नहीं रहते। ये हमारे मूड पर डिपेंड करता है कि हमें 7 से लेकर 0 तक कितने फैक्ट्स याद रहेंगे। लेकिन हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि किसी भी कहानी को पहले सेंटेंस से ही अटेंशन ग्रैब करने की जरूरत पड़ती है, वरना हमारे ब्रेन की तरफ से इसे कोई अटेंशन नहीं मिलेगी। वो हर अनुभव जिससे हम गुजरते हैं हमारे ब्रेन में एक एक्साइटिंग स्टोरी के रूप में सेव हो जाता है। ब्रेन इसी तरीके से हमारे आसपास के बिजी इवेंट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। हर एक डेटा हमारे ब्रेन में फिल्टर होता है ताकि ये तय किया जा सके कि वो डेटा हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है या नहीं। अगर है तो ब्रेन उस डेटा को स्टोरीज के जरिए नरेट करता है ताकि हमें जरूरी जानकारियां याद रखने में आसानी रहे। हम हमेशा अपनी स्टोरी के हीरो होते हैं। हम कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, यादें सेव करते हैं और लेसन सीखते हैं ताकि फ्यूचर में अगर हमें एडवाइस की जरूरत पड़े तो हम उन स्टोरीज के जरिए सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर सके जो हमने क्रिएट की है। हम सिर्फ अपनी कहानियां सेव नहीं करते बल्कि दूसरों की कहानियों को भी प्रोसेस करने और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रीडर आपकी किताबें पढ़े तो इसके लिए न्यूरो साइंटिस्ट आपको ये सलाह देंगे कि आप अपनी कहानी में असली जैसा अनुभव बनाएं, क्योंकि रीडर आपकी कहानी के जरिए अपने एक्सपीरियंसेस को फिर से जीना चाहता है। रीडर को स्टोरीज चाहिए ताकि वो स्ट्रेटेजी सीख सके और फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सके। हार्वर्ड के प्रोफेसर स्टीवन पिंकर एक्सप्लेन करते हैं कि एक रीडर हमेशा स्टोरी के मेन कैरेक्टर के नजरिए से अपनी लाइफ को देखता और जज करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रीडर सोचेगा कि अगर कहानी के हीरो की तरह ही उसकी रियल लाइफ में भी उसके अंकल उसकी माँ से शादी करने के लिए उसके फादर का मर्डर कर दे तो वो क्या करेगा। अब इस सिचुएशन में वो हीरो की जगह में खुद को रखकर देखता है और कंपेयर करता है कि अगर वो हीरो की जगह होता तो वो क्या करता। रीडर को हमेशा उम्मीद रहती है। एक राइटर होने के नाते आपका काम है रीडर को इतनी जानकारी देना कि आपके प्लॉट के जरिए नेविगेट कर सके। अगर रीडर को कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वो एक ऐसी दुनिया में खो जाएगा जहां वो बैठे बैठे कीमती लेसन सीख सके। एक स्टोरी में मेन कैरेक्टर यानी हीरो के ऊपर किसी खास इवेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताया जाता है। अब मेन कैरेक्टर को हर हाल में अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है, चाहे उसके सामने कितने ही चैलेंजेस आए, वो हर मुसीबत का सामना करेगा और एक विनर की तरह अपनी जीत का झंडा लहराएगा। राइटर को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि रीडर्स के पास और भी काम हो सकते हैं। उसकी अपनी कमिटमेंट हो सकती है,
अपने बिजी स्केड्यूल से कोई क्यों आपकी स्टोरी पर अपना कीमती समय खर्च करना चाहेगा? अगर आप ये सोच रहे हैं कि रीडर आपकी बुक पढ़ने के लिए या आपकी बुक को सुनने के लिए किसी पार्टी में जाना कैंसिल कर देगा, तो उसके लिए आपकी स्टोरी में इतना दम होना चाहिए कि पहले सेंटेंस से ही रीडर को बांध कर रख सके। रीडर के माइंड में यही क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए कि अब आगे क्या होगा। जब रीडर जवाब ढूंढने की कोशिश करता है तो उसके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन एक हैप्पी केमिकल है जो आपके रीडर्स को आपकी स्टोरी के साथ बांधे रखता है। और रीडर जब किसी जवाब पर पहुंचता है जो कि उसने पहले से सोचा था या मिस कर दिया था, तो उसे बहुत खुशी होती है। आमतौर पर कोई भी रीडर नई बुक लेने से पहले उसका पहला पेज जरूर से पढ़ता है। तो यानी पहले पेज से ही रीडर्स को आपके मेन कैरेक्टर के बारे में और उन इवेंट्स के बारे में जिसने उसकी जिंदगी चेंज कर दी, उसकी थोड़ी बहुत झलक मिल जानी चाहिए। अपने मेन कैरेक्टर को ऐसे दिखाइए कि रीडर्स उसके साथ खुद को कनेक्ट कर सके। आपकी स्टोरी का हीरो आपके रीडर्स के लिए एक आइडियल होना चाहिए, वरना रीडर्स आपकी स्टोरी पर अपना पैसा और टाइम क्यों खर्च करना चाहेगा। चलिए इस समरी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। What came before he shot her? ऑथर एलिजाबेथ जॉर्ज ने बुक का पहला सेंटेंस ये लिखा है। जॉयल कैम्पबेल जो उस टाइम 11 साल का था, एक बस राइड ने उसे एक कातिल बना दिया। इस सेंटेंस में इतना सस्पेंस है कि रीडर बुक को खरीदने के लिए टेम्प्टेड हो उठेगा। इस कहानी में मेन कैरेक्टर है जॉयल कैम्पबेल। जॉयल की लाइफ में उस वक्त अचानक एक मोड़ आता है जब वो एक बस राइड लेता है, एक ऐसी बस राइड जो उसे किसी का खून करने पर मजबूर कर देगी। कई जिंदगियां दांव पर लगी है, खुद जॉयल की भी, विक्टिम की भी और कई और लोगों की भी। तो इस टाइप का इंट्रोडक्शन रीडर को फर्स्ट सेंटेंस से ही बांध कर रख लेता है। रीडर के माइंड तक इतनी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि उसके लिए अब इस स्टोरी को पढ़ना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क बन जाएगा। चलिए आगे और जानते हैं अगले लेसन में कहानी और कैसे लिखी जाए, किन किन चीजों पर फोकस किया जाए। तो अगला लेसन है हाउ टू जीरो इन ऑन योर पॉइंट। एक अच्छी स्टोरी हमेशा रीडर के सामने एक सवाल खड़ा रखती है। पूरी समरी के दौरान रीडर इस तरह के सवालों के जवाब पाने के लिए क्लूज ढूंढता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टोरी में किसने किसको मारा, मेन कैरेक्टर ने आखिर ऐसा क्यों किया, स्टोरी में कैरेक्टर्स अब कैसे चेंज होते हैं। यानी ऐसे कई सारे सवालों पर कहानी का फोकस रहना चाहिए। कई बार राइटर्स बेकार की डिटेल्स को कुछ ज्यादा ही लंबा खींच देते हैं। स्टोरी लाइन पर फोकस करने की बजाय वो घटनाओं का कुछ ऐसा ताना बाना बुन लेते हैं कि रीडर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कोई भी स्टोरी लिखने से पहले राइटर के माइंड में एक सवाल होना चाहिए जिसका जवाब वो अपनी स्टोरी के जरिए देने की कोशिश करे। इससे राइटर बेकार की डिटेल्स में नहीं उलझेगा, बल्कि एक क्लियर प्लॉट के साथ अपनी स्टोरी बिल्ड करेगा। राइटर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी स्टोरी 1 या 2 सेंटेंस में समराइज की जा सके। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट एडिट करते रहें। ऐसे कुछ साइंस होते हैं जो हिंट देते हैं कि आप फोकस कहां पर खो रहे हैं। जैसे कि अगर आपने अपनी कहानी में कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर्स डाल दिए और आपका मेन कैरेक्टर कौन है ये पता ही नहीं चल रहा है, तो स्टोरी में जितने भी इवेंट्स होंगे सब एकदम मीनिंगलेस हो जाएंगे। आपके मेन कैरेक्टर को एक गोल लेकर चलना चाहिए और उसके अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स का भी जिक्र कहानी में होना चाहिए। आपके हीरो की लाइफ में कोई तो गोल होना ही चाहिए जिसे वो अचीव करने की कोशिश करे, या उसकी लाइफ में ऐसे इश्यूज हो जिन्हें वो पूरी स्टोरी के दौरान सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे, वरना तो आपकी पूरी स्टोरी ही पॉइंटलेस है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि आपकी स्टोरी अचानक एक हैप्पी एंडिंग पर खत्म हो रही है, तो इसका मतलब कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है जो कि रीडर्स गैस कर सके। आपके मेन कैरेक्टर का स्टोरी के इवेंट्स के साथ कनेक्शन होना ही चाहिए। स्टोरी में जो कुछ भी हो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट हीरो पर पड़ना चाहिए। यानी रीडर्स को सच में यकीन आए कि हीरो की जिंदगी में ये स्ट्रगल्स है जिन्हें वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपकी स्टोरी में ये सारे एलिमेंट्स हैं तो आपके रीडर्स खुश होंगे। इन एलिमेंट्स के बगैर आपके रीडर का ब्रेन डोपामाइन रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि जो रिवॉर्ड्स उसे चाहिए वो उसे मिल ही नहीं पाएंगे। स्टोरी में फोकस नहीं होगा तो रीडर्स को अपने जवाब तलाशने का मौका नहीं मिलेगा और उन्हें स्टोरी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इन 3 एलिमेंट्स को कंबाइन करके आप अपना फोकस अचीव कर सकते हैं। पहला, मेन कैरेक्टर का इनर कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा स्टोरी की थीम और तीसरा है प्लॉट। मेन कैरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट का मतलब स्टोरी के सवाल है। मेन कैरेक्टर का गोल क्लियर होना चाहिए।
उसकी जिंदगी में मुश्किलें होनी चाहिए जिन्हें पार करके वो अपने गोल तक पहुंच सके। स्टोरी की थीम उन ह्यूमन वैल्यू पर फोकस्ड होनी चाहिए जो आपकी स्टोरी शोकेस करने की कोशिश कर रही है। इसमें वफादारी, धोखा, प्यार, शक, दोस्ती या फिर बाकी और थीम्स भी कवर किए जा सकते हैं। प्लॉट इवेंट्स की एक सीरीज है जिनका सामना हीरो अपने गोल अचीव करने के दौरान करता है। कई सारे राइटर्स प्लॉट को नैरेशन समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन इवेंट्स का एक गोल होना चाहिए। इवेंट्स ये जरूर दिखाए कि उनकी वजह से मेन कैरेक्टर की जिंदगी में क्या चेंजेस आए। फोकस अचीव करना चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि हम उन कैरेक्टर्स की जिंदगी के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारी ही तरह पूरे दिन जीते हैं। वो अपने दिन भर में क्या क्या करेंगे ये चुनना आसान नहीं है। यानी असल में जितना नैरेट किया जाना चाहिए, कई बार राइटर उससे ज्यादा बताने को उतावला हो सकता है। इसी के साथ अब अगले लेसन की ओर बढ़ते हैं, डिगिंग अप योर प्रोटैगनिस्ट इनर इशू। कोई भी ये बात कबूल नहीं करना चाहेगा कि वो गलत है, लेकिन कई बार हम वाकई में गलत होते हैं। हमारा ब्रेन कुछ बना ही इस तरह है कि हम अपने साथ होने वाले हर एक्सपीरियंस से कंक्लूजन निकालते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारा हर जजमेंट फैक्ट पर बेस्ड हो। हमें शायद पता ना हो कि हमारी यादें हमारी अभी की सोच को कंट्रोल करती हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम खुद को गलती करने पर कसूरवार नहीं ठहराते, क्योंकि हम अपने ज्यादातर फैसले ऑटो पायलट पर लेते हैं। एक मेन कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जिसका अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है। जब कोई स्टोरी शुरू होती है तो ये बताया जाता है कि मेन कैरेक्टर को क्या क्या स्ट्रगल करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ उसके बिलीफ्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हो सकता है मेन कैरेक्टर का कोई एक खास मकसद हो जिसे वो पूरा करना चाहता हो, पर उसके बिलीफ सिस्टम उसे ऐसा करने से रोकते हैं। स्टोरी के दौरान रीडर्स काफी हद तक मेन कैरेक्टर के साथ खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। मेन कैरेक्टर जब किसी मुश्किल से गुजरता है तो रीडर्स को इस बात का इंतजार रहता है कि अब वो क्या फैसला लेगा, क्योंकि ये उसके लिए एक इम्तिहान की घड़ी है और जिन बिलीफ्स पर वो आज तक चलता आया है अब वो चेंज होने वाले हैं। मेन कैरेक्टर चैलेंजेस का सामना करता है जो उसके इनर स्ट्रगल को दिखाते हैं। अब या तो वो उसूलों पर कायम रहेगा या फिर हार मान जाएगा और स्टोरी के आखिर में एक बिल्कुल ही अलग इंसान बनकर उभरेगा। तो राइटर को इस इनर स्ट्रगल को इस्तेमाल करके अपने प्लॉट को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही मेन कैरेक्टर को मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन देकर उसे अपनी लिमिट क्रॉस करने पर मजबूर करना होगा। इससे रीडर्स को स्टोरी और ज्यादा टेम्पटिंग और इंटरेस्टिंग लगेगी। तो स्टोरी असल में कब शुरू होनी चाहिए, मेन कैरेक्टर की लाइफ चेंज होने से पहले या बाद में? तो एक राइटर के लिए स्टार्ट करने का बेस्ट प्लेस है अपने मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से जानना और समझना। राइटर को एक डिटेल्ड बायोग्राफी लिखनी चाहिए ताकि रीडर्स को ये पता चल सके कि मेन कैरेक्टर कैसे और किन सिचुएशंस में पला बढ़ा है और कैसे उसका बिलीफ सिस्टम बिल्ड हुआ है। कुछ राइटर्स आउटलाइनिंग से कंफर्टेबल नहीं होते। उन्हें लगता है कि स्टोरी उनके माइंड से सीधा पेपर पर आनी चाहिए। लेकिन राइटर एक कन्विंसिंग प्लॉट तभी लिख पाएगा जब राइटर अपने मेन कैरेक्टर के इनर इश्यूज को उसकी पैदाइश से लेकर के स्टोरी में उसके एंट्री होने के टाइम तक जानता और समझता होगा। तो जो राइटर्स आउटलाइनिंग के खिलाफ होते हैं उन्हें ये चीज पता करना बड़ा थ्रिलिंग लगता है कि वो स्टोरी लिखते जाएं और देखें कि आखिर में ये कैसे खत्म होगी। अगर वो आउटलाइन करेंगे तो उनके लिखने की एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए एडिथ वॉर्टन ने एक कहानी लिखी और बाद में उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट खो गई। मैन्यूस्क्रिप्ट खोने के साथ ही उनका अपनी स्टोरी में इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। अपने एडिटर के कन्विंस करने के बाद भी उन्होंने दोबारा वही स्टोरी लिखने से मना कर दिया। उन्हें लगता था कि जो स्टोरी वो पहले से जानती है उसे लिखने में कोई मतलब नहीं है। जबकि कुछ जेके रोलिंग जैसे भी राइटर्स होते हैं, उन्होंने पहले पूरी की पूरी हैरी पॉटर सीरीज आउटलाइन की और तब जाकर लिखना शुरू किया। तो आपको आउटलाइन करना चाहिए या नहीं ये आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है। कुछ राइटर्स के अंदर नेचुरली अच्छी स्टोरीज लिखने का टैलेंट होता है, लेकिन बाकियों को तो अच्छी बुक लिखने से पहले बहुत मेहनत करनी ही पड़ती है। आउटलाइन के अपने फायदे होते हैं। इससे राइटर्स दो गलतियां करने से बच सकते हैं। पहली, बिना आउटलाइन राइटर अपना फोकस लूज कर सकता है। हो सकता है कि वो एक लंबी स्टोरी लिख दे जिसका कोई गोल ना हो, या एक के बाद एक इवेंट लिखता चला जाए बगैर ये जाने कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर स्टोरी का कोई गोल ना हो तो रीडर्स उसे तुरंत वहीं पर छोड़ देंगे। सेकंड,
कुछ राइटर्स आउटलाइन नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका सेकंड या थर्ड ड्राफ्ट बेटर होगा, लेकिन अक्सर सेकंड ड्राफ्ट फर्स्ट वाले की तरह ही सेम पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए इसमें कोई खास बदलाव नहीं होने वाले। अगर फर्स्ट ड्राफ्ट ही बेकार है तो सेकंड वाला भी कुछ खास नहीं होगा। अपने मेन कैरेक्टर को अच्छे से जानने समझने से हमारा ये मतलब नहीं है कि आप उसकी डिटेल्ड बायोग्राफी लिख दे। अगर आप बेकार डिटेल्स लिखेंगे तो उन्हें स्टोरी में भी ऐड करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपको बेमतलब ही क्यों ना लग रहा हो। कई बार एक डिटेल्ड बायोग्राफी लिखने से हमें बेकार के कचरे से छुटकारा मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर बेटी हार्प बजाना जानती है और ये डिटेल आपकी स्टोरी में बेमतलब है, तो आपको ये चीज अपने नोट्स में ऐड नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस डिटेल को कंसीडर करते हैं तो आप इसे अपनी स्टोरी में लेना चाहेंगे। हो सकता है आप पूरे का पूरा एक चैप्टर ही बेटी के हार्प बजाने की स्किल के नाम कर दे, लेकिन ये चैप्टर आपके प्लॉट में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा, खाली आपके रीडर्स को और कंफ्यूज कर देगा। रीडर्स ये सोचता रह जाएगा कि आखिर राइटर हार्प बजाने को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है। तो आपको सिर्फ उन डिटेल्स पर फोकस करना है जो आपकी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और आपकी स्टोरी के मकसद को बताते हैं। आपकी स्टोरी के पहले पेज में ही कोई प्रॉब्लम मेंशन होनी चाहिए और आपके आउटलाइन में इस प्रॉब्लम की जड़ बाहर आनी चाहिए। आपके मेन कैरेक्टर की दुनिया एग्जैक्टली कब शिफ्ट हुई है, ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते उसका देखने का नजरिया ही बदल गया। आखिर क्या वजह थी जो उसे जिंदगी बदल देने वाला फैसला लेना पड़ा। जैसे एग्जाम्पल के लिए इट्स वंडरफुल लाइफ स्टोरी में मेन कैरेक्टर जॉर्ज जब अपने फादर को पीटते हुए देखता है तो ये घटना उसके दिमाग में छप जाती है और यहीं से उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब वो ये डिसाइड करता है कि वो वहां से कहीं दूर जाकर रहेगा, अपने फादर से ज्यादा ताकतवर बनेगा। फिर जॉर्ज की लाइफ में कई तरह के चैलेंजेस आते हैं जो उसे अपने ही फैसले पर फिर से गौर करने पर मजबूर करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपको कैरेक्टर्स के बारे में इतनी जानकारी देनी है जो ऐसे इवेंट्स बताए जो आपकी स्टोरी से जुड़े हों। अगर आप डिटेल से बायोग्राफी लिखना चाहते हैं तो आपको बेमतलब की डिटेल्स देने से बचना चाहिए। तो यहाँ तक समझने के बाद में कुछ और भी है जो हमें कहानी में करना है। अगला लेसन, द स्टोरी इज इन द स्पेसिफिक्स, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स और साइंस में स्टोरी टेलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन हर फेमस फिगर जैसे आइंस्टाइन जैसे लोगों ने जो कुछ भी इन्वेंट किया था सबसे पहले उसकी इमेजिनेशन ही की थी। आइंस्टाइन ने कहा था कि जितनी भी इन्वेंशंस उन्होंने किए हैं उसका सीक्रेट है उनकी थ्योरीज को विजुअलाइज करने की पावर और उन्हें टेस्ट करने की कोशिश। तो यानी ये कहा जा सकता है कि किसी भी साइंटिफिक डिस्कवरी की शुरुआत पहले उसकी इमेजिनेशन से होती है जो कि हमारे ब्रेन में बनती है। न्यूरो साइंटिस्ट वीसी रामचंद्रन एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन अनलिमिटेड इमेजिनेशन कर सकता है। हमारा ब्रेन अपनी पूरी की पूरी एक अलग दुनिया बसा सकता है, एक ऐसी दुनिया जहां हम अंजाम की परवाह किए बगैर जो चाहे वो कर सकते हैं। तो जब राइटर्स जनरल इमेजेस देते हैं तो रीडर्स उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिक्स इमेजिन करना चाहते हैं। सीन्स के कॉमन डिस्क्रिप्शन से रीडर्स समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, इसलिए रीडर्स ये इमेजिन नहीं कर पाते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो रीडर्स गैस नहीं कर पाते कि आगे क्या होने वाला है उनका किसी भी बुक में मन नहीं लगता और ऐसी स्टोरी जिसमें कोई फोकस ना हो उसे पढ़ना ही बेकार है। कई बार राइटर्स ऐसी अजीब कहानियां लिखते हैं जो कुछ समझ में नहीं आती। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि राइटर को लगता है कि क्योंकि स्टोरी उसे पता है तो रीडर को भी पता होगी, लेकिन वो भूल जाता है कि रीडर के सामने स्टोरी पहली बार आ रही है। दूसरा रीजन ये होता है कि राइटर इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि वो खुद अपनी स्टोरी की एंडिंग नहीं समझ पा रहा। उसके माइंड में कोई क्लियर आउटलाइन नहीं होती कि स्टोरी किस तरफ बढ़ेगी। एक कंफ्यूज्ड राइटर और भी कंफ्यूज्ड आइडियाज क्रिएट करता है। तीसरी चीज, राइटर को डर रहता है कि कहीं वो पहले से ही सारी डिटेल्स ना दे दे। उसे लगता है कि अगर रीडर को स्टोरी के बारे में ज्यादा पता चल गया तो वो आगे की कहानी पढ़ेगा ही नहीं। कुछ राइटर्स मानते हैं कि उन्हें स्टोरी का कुछ हिस्सा ही डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि बाकी रीडर खुद गैस कर ले, लेकिन एक इवेंट्स की एक जनरल डिस्क्रिप्शन देने और स्पेसिफिक डिटेल्स शामिल करने में फर्क है। जनरल इवेंट्स का रीडर्स पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। 2006 में एक हरिकेन की वजह से पूरी दुनिया में करीब 6000 लोग मारे गए थे। इस सेंटेंस को पढ़कर शायद ही आपके मन में मरने वालों के लिए कोई सिंपैथी जागेगी,
इसलिए नहीं कि आप एक पत्थर दिल इंसान हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये इतना जनरल स्टेटमेंट है कि आपका ब्रेन इसे इम्पोर्टेंस दे ही नहीं पाता। आप बेशक ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पर आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। लेकिन अगर आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ी लहर समुद्र से किनारे की तरफ बढ़ रही है, जहां एक माँ अपने बच्चे को खिला रही है। बच्चा डर रहा है, वो रोता हुआ अपनी माँ के पास दौड़ता है। वो उसे अपनी बाहों में लेकर चुप कराती है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि माँ यहीं पर है। बच्चा चुप हो जाता है, पर पानी की वो बड़ी सी लहर उसे अपनी माँ से जुदा कर देती है और माँ बस देखती ही रह जाती है। बच्चा रोते हुए अपनी माँ की तरफ देखता है, जो बहुत डर चुकी है और खुद को कोस रही है कि उसने अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा। आज भी माँ अपने बच्चे की वो आंखें नहीं भूल पाती, जब हरिकेन में डूबने से पहले आखिरी बार अपनी माँ की तरफ देखा था। ये लाइन्स आपको कैसी लगी? इनफैक्ट आपको इन कैरेक्टर्स के लिए बहुत दुख होगा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि हरिकेन कितनी तबाही ला सकता है। जब आप स्पेसिफिक डिटेल्स ऐड करते हैं तो आप रीडर्स की फीलिंग्स को अपील कर सकते हैं, और जब आप रीडर्स को कुछ फील करवाना चाहते हैं तो रीडर भी आपको फुल अटेंशन देता है, और तब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपकी कहानी पढ़ने में मशगूल हो जाएगा। कुछ लोग तो एक स्टोरी के चक्कर में रात भर सोते नहीं हैं। एक राइटर होने के नाते आपका काम है एक जनरल आइडिया लेकर उसे एक कहानी में बदलना, जो कि रीडर्स की फीलिंग्स को जगा सके। और ये चीज अचीव करने के लिए आपको नीचे दिए इन 6 सवालों का जवाब देना होगा। एक कैरेक्टर अगर कुछ कर रहा है तो भला क्यों कर रहा है? किसी एक खास घटना की वजह से मेन कैरेक्टर की कौन सी मेमोरी फिर से जाग उठती है? कोई इंटरेस्टिंग सिचुएशन आने पर उस कैरेक्टर का रिएक्शन क्या होगा? मेन कैरेक्टर को क्या लगता है कि क्या हो रहा है? कोई कैरेक्टर किसी चीज को लेकर अपना माइंड अचानक क्यों बदल लेता है? याद रखें कि ह्यूमन ब्रेन एक बार में सिर्फ 7 फैक्ट्स पर फोकस कर सकता है, इसलिए सिर्फ वही इंक्लूड करें जो स्पेसिफिक हो। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल डाल देंगे तो आपका रीडर कुछ भी हजम नहीं कर पाएगा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ तक समझने के बाद और यहाँ तक जानने के बाद अब आती है बारी अगले लेसन की, जो है कॉज एंड इफेक्ट। लोग पहले से गैस करना पसंद करते हैं क्योंकि ये एक सर्वाइवल टेक्निक है। इस दुनिया को जानने समझने के लिए, पिछली घटनाओं को समझने के लिए और फ्यूचर में क्या होगा ये पता करने के लिए हम अंदाजे का सहारा लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन यादों की बेस पर अजम्पशंस करता है। जैसे कि हम कुछ दर्द भरा अनुभव करते हैं तो दर्द भरी फीलिंग हमें तब भी आएगी जब हम दोबारा वही सेम ट्रिगर अनुभव करेंगे, इसलिए हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह हम जो कुछ करते हैं उसे पसंद या नापसंद करना सीखते हैं। कुछ खास घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये जानने में हमारी दिलचस्पी हमेशा रहती है। इसी समझ के बेस पर हम चुनते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करना है। स्टोरीज रियल लाइफ इवेंट्स की तरह होती है। एक स्टोरी अपने रीडर को ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि अब आगे क्या होगा और क्या उसका अंदाजा सही है या गलत। हर कहानी में कॉज एंड इफेक्ट साइकिल फॉलो होने चाहिए। अगर रीडर एक्शंस और रिएक्शन के बीच लॉजिकल कनेक्शन फिट नहीं कर पाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, और एक कंफ्यूज रीडर कभी भी खुश नहीं होता। राइटर को चाहिए कि वो हर इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए चेन ऑफ एक्शंस, रिएक्शंस और डिसीजन मेकिंग अप्लाई करे। एक बार रीडर फाइनल चैप्टर तक पहुंच जाएगा तो वो खुद ही सारे मिसिंग डॉट्स को मिला लेगा। वो सारे कॉज एंड इफेक्ट रीडर की समझ में आने चाहिए जो फाइनल आउटकम तक पहुंचे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कहानी एकदम फ्लैट हो। आप इवेंट्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और अपने रीडर्स को गैस करने का मौका दे सकते हैं, या अपनी पूरी कहानी बैकवर्ड में नरेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिटिकल एलिमेंट है इवेंट्स के बीच एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स फॉलो करते रहे। लाइफ में हर चीज का एक कारण होता है, तो एक बार जब आप कोई इवेंट या कैरेक्टर का डिसीजन नरेट कर लेंगे तो आपको उसके पीछे की वजह एक्सप्लेन भी करनी है कि ऐसा क्यों हुआ। जिस एग्जाम्पल के लिए सेथ और लेजली एक ही ऑफिस में जॉब करने वाले हस्बैंड वाइफ है। ऑफिस में सबको पता है कि सेथ का अपनी कलीग हाइडी के साथ अफेयर चल रहा है। लेजली को अभी तक इस बात की भनक नहीं पड़ी है। जिस दिन उसे पता चलेगा कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है तो उसे वो सारे इशारे समझ में आ जाएंगे जिन्हें वो आज तक इग्नोर कर रही थी। उसे रियलाइज हो जाएगा कि उसे अपने हस्बैंड की करतूतों के बारे में
पहले से ही शक हो जाना चाहिए था। लेज़ली को पता चला कि ऑफिस में हर कोई इस अफेयर के बारे में जानता है और लोग तो इस बात पर शर्त भी लगा रहे थे कि लेज़ली का गुस्सा पहले किस पर फूटेगा, सेथ पर या हाइडी पर। इस तरह की कहानी बताने के लिए इवेंट्स के बीच एक क्लियर एक्सप्लेनेशन देना जरूरी होता है। ठीक ऐसे ही जैसे लेज़ली ने वो सारे साइंस आपस में कनेक्ट कर लिए जो उसने मिस कर दिए थे। यानी स्टोरी जब खत्म हो तो रीडर्स को अपना आहा मोमेंट मिलना चाहिए। वो स्टोरी में इतना इंटरेस्ट ले सके कि हर कॉज और उसके इफेक्ट को आपस में कनेक्ट कर सके। कुछ राइटर्स मानते हैं कि रीडर्स अपने मीनिंग्स खुद डिकोड कर सकते हैं। वो कॉम्प्लेक्स नॉवेल्स लिखकर रीडर्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर एक क्लू को खुद ही एनालाइज कर ले। ऐसी राइटिंग जैसे जेम्स जॉयसी की यूलिसिस राइटिंग को लेकर एक गलत मैसेज डिलीवर करती है। ऐसी स्टोरीज रीडर्स को ये जताती है कि तुम्हें इतना काबिल होना चाहिए कि तुम लिटरेचर को समझ सको। अगर तुम्हारे अंदर इतना सब्र नहीं है और तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो कि प्लॉट को समझ सको तो तुम उनका लिखा हुआ पढ़ने के लायक ही नहीं हो। यूलिसिस रीडर्स में वैसे तो फेमस है, पर असल में बहुत कम लोग इसे एंजॉय करते हैं। असल में ये कहानी समझने में काफी मुश्किल है और ज्यादातर लोग इसे शो ऑफ करने के लिए ही पढ़ते हैं। जब कोई स्टोरी एक क्लियर कॉज एंड इफेक्ट चेन को फॉलो नहीं कर पाती तो ये एक असाइनमेंट बन जाती है। रीडर को पढ़ने में मजा नहीं आता और वो बुक खत्म किए बिना ही उसे छोड़ देता है। पैशन के लिए पढ़ने के बजाय रीडर को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने को दे दी जाती है। कॉज एंड इफेक्ट के 2 लेवल्स होते हैं। पहला है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस टाइप का कनेक्शन सिंपल है। जैसे एग्जांपल के लिए जो ने क्लाइड के लाल बलून को फोड़ने के बाद उसे क्लाउन स्कूल से निकाल दिया गया, तो ये इवेंट्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। सेकंड है कॉज एंड इफेक्ट का डीपर लेवल, जो एक्सप्लेन करता है कि हर इवेंट क्यों हुआ। जिस एग्जांपल के लिए जो ने क्लाइडी का रेड बलून फोड़ दिया क्योंकि वो जानता था कि क्लाइडी एक सीरियल किलर है जो जान चुका था कि क्लाइडी अपने शिकार को फंसाने के लिए रेड बलून का इस्तेमाल करता है और फिर उसे किसी सुनसान जगह पर लेकर मार डालता है। हालांकि जो बचपन से ही क्लाउन बनना चाहता था, पर उसने किसी की जान बचाने के लिए अपने सपने की कुर्बानी दे दी। जो एक ऐसी मुश्किल में फंस गया था जहां एक तरफ तो उसका सपना था और दूसरी तरफ किसी इंसान की जान का बचाने का सवाल था और उसे किसी एक को चुनना था। तो ऊपर दिए गए इस एग्जाम्पल में व्हाट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है वाई, यानी कि क्यों। वाई कॉज है और व्हाट उसका इफेक्ट है। जब रीडर को जो कि क्लाइडी का बलून फोड़ने के पीछे की असली वजह मालूम होती है तो वो इन कैरेक्टर्स से इमोशनली अटैच्ड फील करता है। वाई को एक्सप्लेन करना आपकी कहानी को और भी ज्यादा डेप्थ देगा। ये वाई एक फेमस एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है, शो एंड डोंट टेल। ज्यादातर राइटर्स मानते हैं कि शो एंड टेल आगे क्या होने वाला है के बारे में ज्यादा रेफरेंस नहीं देता। जिस एग्जांपल के लिए अगर राइटर को बोल दिया जाए कि ये शो करे कि जॉन क्यों उदास है, तो वो तुरंत उसके आंसू, उसका दर्द, लोकेशन और अपीयरेंस वगैरह डिस्क्राइब करने के बारे में सोचेगा। ज्यादातर राइटर्स इस बात से बेखबर होते हैं कि शो एंड टेल का मतलब है वाई को एक्सप्लेन करना। इसलिए ये डिस्क्राइब करने के बजाय कि जॉन कैसे उदास है, आपको ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो क्यों उदास है। इसका मतलब है कि आपको इफेक्ट से ज्यादा कॉज पर फोकस करना चाहिए। अगर आप किसी एक्शन का इफेक्ट डिस्क्राइब करेंगे तो रीडर्स का इंटरेस्ट वहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ पहले से नरेट किया जा चुका है। हालांकि जब आप कॉज देते हैं तो रीडर खुद इफेक्ट गैस कर लेता है। इससे आपको ज्यादा डेप्थ मिलती है और रीडर आगे की कहानी पढ़ने के लिए क्यूरियस रहता है। तो इस जर्नी में अब आता है अगला लेसन, द राइटर्स ब्रेन ऑन स्टोरी। इस चैप्टर में हम ऑथर और उनकी कहानी के बीच के रिश्ते को डिस्कस करेंगे। एक बार लीजा क्रोन से लिखते वक्त एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। लीजा ने काफी याद करने की कोशिश की, पर उन्हें उस शब्द की सही स्पेलिंग याद ही नहीं आ रही थी। फिर लीजा ने जब दिमाग पर जोर देना बंद किया तो अचानक उनकी उंगलियों ने खुद ब खुद सही स्पेलिंग टाइप कर दी। तो लीजा ने डिसाइड किया कि वो इस बारे में स्टडी करेंगी कि जब हम चीजों के बारे में ज्यादा गहराई से सोचते हैं तो वो और भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाती हैं। रिचर्ड रेस्टक नाम के एक न्यूरो साइकाइट्रिस्ट कहते हैं कि बहुत ज्यादा गहराई से सोचने वाले लोग कभी एक्यूरेट नहीं होते। जिस एग्जाम्पल के लिए मल्टीपल चॉइस वाले सवालों के दौरान स्टूडेंट हमेशा सेकंड गैस करके जवाबों को लिखते हैं, लेकिन अगर वो अपने पहले इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट कर पाते तो शायद और अच्छे ग्रेड्स ला सकते हैं। बस शर्त ये है कि टेस्ट से पहले उन्हें अच्छे से तैयारी करनी होगी, जो कि मुश्किल काम है।
नेचुरल और आसान राइटिंग के लिए आपको कई सालों की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर आप एक्सपर्ट बन पाएंगे। मलकोल्म ग्लैडवेल अपनी बुक आउटलायर्स में लिखते हैं कि किसी भी इंसान को किसी पर्टिकुलर स्किल में माहिर बनने के लिए कम से कम 10 साल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल यही चीज राइटिंग में भी अप्लाई होती है। कुछ राइटर्स इसलिए एक्सीलेंट होते हैं क्योंकि उनके पास कई सालों का अनुभव और ट्रेनिंग होती है। ज्यादातर राइटर्स अपना पहला ड्राफ्ट खत्म करते ही सेलिब्रेट करने लगते हैं। उन्हें इस बात पर प्राउड फील होता है कि उन्होंने वो अचीव कर लिया है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो कर पाएंगे। हर राइटर कभी ना कभी अपनी कहानी के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां पर आकर उसे समझ नहीं आता है कि वो आगे क्या लिखे। इसलिए पहला ड्राफ्ट खत्म करना मुश्किल होता है। सेलिब्रेशन के बाद राइटर्स जब अपना पहला ड्राफ्ट पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें ना तो स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है, ना ही सीन्स समझ में आते हैं। अपनी ही लिखी स्टोरी उन्हें बोरिंग लगती है। लेकिन ये एकदम नॉर्मल बात है क्योंकि किसी भी कहानी को पब्लिश करने से पहले कई बार रिवाइज की जरूरत पड़ती है। जिस एग्जाम्पल के लिए ऑथर जॉन एच रिटर अपना कोई भी नॉवेल पब्लिश करने से पहले उसे कम से कम 15 बार पढ़ते हैं। सक्सेसफुल स्क्रीन राइटर डेविड कोप भी जब कुछ लिखते हैं तो पहले उसे 17 बार रिवाइज कर लेते हैं, तब जाकर खत्म करते हैं। इस सच्चाई से आप घबरा सकते हैं और हो सकता है कि आप सोचें कि अपना पहला ड्राफ्ट एकदम परफेक्ट तैयार करके आप अपना काम कर सके। याद रखिए, किसी चीज को ज्यादा जोर देकर सोचने से मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। इसलिए खुद को परफेक्टली लिखने के लिए फोर्स ना करें, वरना जो दिमाग में है आप वो भी भूल जाएंगे। ये भी पॉसिबल है कि आप कंफ्यूज हो जाए कि क्या लिखना है और अपने प्लॉट में इंटरेस्ट ही खो बैठे। हर एक ड्राफ्ट एक परफेक्ट स्टोरी बनाने के लिए ना लिखें। आपका हर ड्राफ्ट पिछले वाले से बेहतर होना चाहिए, सिर्फ इतना काफी है। आपको ज्यादा से ज्यादा ड्राफ्ट भी लिखने पड़े तो लिखें। एक राइटर होने के नाते आपको सब कुछ पहले से पता होता है कि अब कहानी में क्या होगा। कुछ राइटर्स ये भूल जाते हैं कि उनके रीडर्स वही पढ़ेंगे जो आपने लिखा है, और उन्हें ये नहीं पता कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। इसलिए शायद कई बार राइटर्स कंफ्यूजिंग पैसेज लिख देते हैं। लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी कहानी के अंदर भी कई सारे वर्ल्ड हो सकते हैं। पहला वर्ल्ड है रियल वन, जहाँ हर चीज खुले तौर पर है। ये तो वर्ल्ड है जिसे आप एक राइटर के तौर पर जानते हैं और आपका रीडर आपकी कहानी के एंड में डिस्कवर करने वाला है। लेकिन फिर आपकी स्टोरी के कैरेक्टर्स के अपने कई और डिफरेंट वर्ल्ड्स भी हैं, क्योंकि वो चीजों को डिफरेंट नजरिए से देख रहे हैं। कुछ शुरुआत से ही चीजों को देख रहे हैं, जबकि कुछ एक गलत नजरिए के साथ जी रहे होते हैं। इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे एग्जांपल के लिए रोमियो और जूलियट में रोमियो इग्नोरेंट था, उसे पता ही नहीं था कि जूलियट अभी भी जिंदा है। उसकी दुनिया में वो मर चुकी थी, इसलिए दुखी होकर उसने भी मरने का डिसीजन लिया। लेकिन अगर रोमियो को पता होता कि जूलियट जिंदा है तो शायद वो भी नहीं मरता और शायद दोनों साथ में खुशहाल जिंदगी गुजारते। लेकिन रोमियो की दुनिया जूलियट की दुनिया से अलग थी, इसलिए कहानी ने एक डिफरेंट टर्न लिया। इस स्टोरी का एंड काफी ट्रेजिक था। अपनी स्टोरी के सीन्स रिवाइज करते समय आपको खुद से ये सवाल जरूर से पूछने चाहिए, स्टोरी के रियल वर्ल्ड में क्या होता है? हर कैरेक्टर के हिसाब से स्टोरी में क्या हो रहा है? क्या उनकी दुनिया के बीच आपस में कोई कॉन्ट्राडिक्शंस है? हर कैरेक्टर अपने बिलीव्स के हिसाब से कैसे बिहेव कर सकता है? स्टोरी के रियल वर्ल्ड में जो कुछ भी होता है पहले उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लें, फिर लिखें कि कैसे हर एक कैरेक्टर की दुनिया में घटनाएं कैसे घट रही हैं। इससे आपको ये तय करने में आसानी होगी कि कैरेक्टर्स आपस में कब और कैसे मिलेंगे और हर सीन में वो क्या करेंगे। आपको रीडर को ध्यान में रखते हुए लिखना है कि वो चीजों को किस नजरिए से देख रहा है। रिवीजन करने के लिए फीडबैक आपके बड़े काम आ सकते हैं। अपनी कहानी को खत्म करने से पहले आप अपने किसी दोस्त को सीन रिवाइज करने के लिए बोल सकते हैं। उससे पूछिए कि उसके हिसाब से कहानी में आगे क्या होगा, उसे कौन सा कैरेक्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है और अब वो आगे क्या जानना चाहता है। कुछ रिविजन्स के बाद आप रीडर्स को फीडबैक देने के लिए बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप अपना काम किसी राइटर ग्रुप में सबमिट कर सकते हैं या कोई फ्रीलांस एडिटर हायर कर सकते हैं। फीडबैक इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कोई भी पब्लिशिंग हाउस या एजेंट किसी ऐसी कहानी में टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करना चाहेंगी जो पहले से वेल रिवाइज्ड ना हो। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि सारे राइटर्स अपना पहला ड्राफ्ट बड़े पैशन के साथ शुरू करते हैं।
उन्हें लगता है कि वो अपने रीडर्स को एक ऐसा मैसेज देंगे जो उनकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन जल्दी ही इन राइटर्स को एहसास होता है कि एक अच्छी कहानी लिखने के लिए सिर्फ पैशन से काम नहीं चलता है। लेकिन लीजा क्रोन जानती है कि बेस्ट सेलिंग स्टोरी लिखने के लिए एक राइटर को क्या चाहिए। उन्होंने ये समरी राइटर्स को ये सिखाने के लिए ही लिखी है कि साइंटिफिकली कैसे लिखा जाता है। पहले आपने पढ़ा कि एक अच्छी कहानी के पहले पेज से ही पता चल जाना चाहिए कि स्टोरी के मेन कैरेक्टर यानी हीरो के साथ क्या क्या होता है। रीडर्स को और भी कई काम हो सकते हैं, वो आपकी कहानी पढ़े, इसके लिए ये जरूरी है कि आप उसका अटेंशन ग्रैब करें। इसलिए आपको अपनी बुक के पहले पेज में ही अपनी बुक के मेन एलिमेंट्स की डिटेल्स देनी होगी। ये एलिमेंट्स है आपकी स्टोरी का हीरो, उसके साथ क्या क्या होता है और वो टारगेट जो उसे अचीव करना है। दूसरा, आपने सीखा कि एक सवाल का जवाब ढूंढना ही आपकी कहानी का असली फोकस होना चाहिए। इस सवाल का जवाब ढूंढने में 3 एलिमेंट्स शामिल है: मेन कैरेक्टर के इनर इश्यूज, थीम और प्लॉट। तीसरा, आपने सीखा कि आउटलाइनिंग जरूरी है। अगर आप अपने कैरेक्टर्स की बायोग्राफी ही लिख देंगे तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवील हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ वही फैक्ट्स डिस्क्लोज करें जो आपकी स्टोरी से जुड़े हों। चौथा, आपने पढ़ा कि स्टोरी में और डिटेल्स ऐड करके रीडर्स के इमोशंस को छुआ जा सकता है। आपका गोल है रीडर को फील कराना कि कुछ तो है जो काफी पावरफुल है। अगर आप अपनी स्टोरी को एकदम कैप्टिवेटिंग बनाना चाहते हैं तो उसमें प्रॉपर डिटेल्स डालें और इवेंट्स की जनरल डिस्क्रिप्शन देने से बचें। पांचवा, हर राइटर को शो एंड डोंट टेल की एडवाइस दी जाती है, जिसका मतलब है कि आपको सब कुछ रिवील नहीं करना है, बल्कि इवेंट्स के जरिए स्टोरी नरेट करनी है। अपने रीडर्स को शो करने का तरीका है उन्हें ये एक्सप्लेन करना कि कोई पर्टिकुलर इवेंट क्यों और किस वजह से हुआ था। और आखिर में आपने सीखा कि हर कहानी के अलग अलग लेयर्स होते हैं। राइटर तो सब कुछ जानता है पर रीडर नहीं। कैरेक्टर्स के भी अपने डिफरेंट नजरिए होते हैं। यही डिफरेंसेस स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अगर आपको फीडबैक चाहिए तो आप अपने दोस्त को राइटिंग के किसी भी पॉइंट पर क्रिटिसाइज करने को बोल सकते हैं। किसी प्रोफेशनल एडिटर को अपनी स्टोरी देने से पहले खुद उसे कई बार पढ़ ले और तसल्ली कर ले कि कहीं किसी चेंज या करेक्शन की गुंजाइश तो नहीं है। याद रखिए कि राइटिंग एक ऐसा काम है जहां प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। इस समरी से आपने जो टिप्स सीखे हैं वो तब तक आपके लिए बेकार है जब तक कि आप रेगुलर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको राइटिंग में मास्टर बनने के लिए कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो शुरुआत कीजिए अपने पहले ड्राफ्ट के साथ और फिर रोज कुछ ना कुछ लिखने की आदत डालिए। याद रखिए, अच्छे राइटर्स पैदा नहीं होते बल्कि बनते हैं। तो आज से ही लिखने की शुरुआत करें और इस फील्ड में अपना नाम रोशन करें। ऑल द बेस्ट।